नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहां से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं है। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहां पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर बंधुओं को मेरा नमस्कार। तो आज जुड़ चुके हैं हम यहाँ पर आकलन परीक्षा के लेकर के क्लास 6 का एक्सरसाइज 12 विज्ञान, और ऐसे आप देखेंगे तो पर्यावरण अध्ययन, यानी विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन देने वाले सभी शिक्षकगण इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं। तो पाठ का नाम है वस्त्र कैसे बने। तो देखिए इससे जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न निकला है और जो अब तक एग्जाम में आए हैं उस सारे का कलेक्शन इसमें किया गया है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, जुड़े हुए रहिएगा, देखते रहिएगा। और जो भी शिक्षक बंधु को नया यहाँ पर आज पहली बार अगर वीडियो हमारा मिल रहा होगा तो वे अवश्य रूप से यहाँ पर आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करने के लिए अभी हमारा मोबाइल नंबर पर कॉल करके सारे नोट्स और पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ में तैयारी कर लेंगे, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। ऐसे रेशे जो पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए रेशे, धागे, ठीक है, रेशे या धागे जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता आ रहा है, जो हमारे वस्त्र बने हुए हैं वो रेशे या धागे से बने होते हैं। तो ऐसे रेशे जो पेड़ पौधा एवं जंतुओं से प्राप्त होता है क्या कहलाते हैं। प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, संश्लेषित रेशा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पेड़ पौधे ना एवं जंतुएं, ये सभी क्या चीज है बताइए। ये सभी प्राकृतिक है, ये सभी क्या है, नेचुरल है। तो जो नेचुरल से हमें प्राप्त होगा, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होगा, जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होगा, वैसे रेशे को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक रेशा कहेंगे। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में हो गया होगा कि वैसे रेशे जो पेड़ पौधे और यहाँ पर जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं। प्राकृतिक रेशा को भी कई भागों में बांटा गया है, उसका आगे हम जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको बताना था कि जो जिस दोनों मिक्स है, पेड़ पौधे भी मिक्स है और जंतु भी मिक्स है। तो जंतुओं से जैसे हमें ऊन मिलता है, जो हमें यहाँ पर क्या होता है, तो हमें ठंडक से बचाते हैं अभी ठंडों के दिनों में। और पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर रेशे धागे जो मिल जाते हैं वो हमें क्या करते हैं, तो हमें वस्त्र प्रदान करते हैं। तो इस तरह से दोनों का यदि कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम लोग, ये प्राकृतिक प्रदत्त चीज है, अपनी चीज नहीं है, हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी को प्राकृतिक रेशा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। जो रेशे पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, देखिए अब यहीं पर चेंज हो गया। जो रेशे पेड़ पौधे, देखिए यहाँ पर 2 चीज था, अभी इसके पहले जो आया था पेड़ पौधे भी आया था और जंतु भी आया था। ठीक है, और ये दोनों मिला करके क्या बने थे, प्राकृतिक रेशा बना था। लेकिन अब अलग हो गया, क्या अलग हो गया, तो जो रेशे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे मतलब क्या चीज, पादप, पेड़ पौधे को क्या कहते हैं हम लोग, पादप कहते हैं ना। तो कौन सा से प्राप्त किए जाते हैं, पेड़ पौधों से जो हमें रेशा प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जांतव रेशे, पादप रेशा,
मानव रेशा क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो हमें पेड़ पौधे मतलब क्या कहिएगा, पेड़ पौधा को पादप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पादप। और ये पादप से जो हमें रेशा प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पादप रेशा कहते हैं। अब बोलेगा पेड़ पौधों से क्या होता है सर, तो आप देखिए हम लोग जिस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उसमें पादप से देखिएगा तो हम लोग देखते हैं कि लगरजून का पौधा होता है ना, हम लोग खेती करते हैं, उससे क्या प्राप्त करते हैं, तो उसको कुछ दिनों तक देखिएगा तो मिट्टी या जो हमारा नदी तालाब होता है उसमें 4-5 महीने तक उसको गाड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। और उसके बाद देखिएगा तो उसी को जब बाहर निकालते हैं तो उसको पीट पीट कर हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सन। क्या बोलते हैं, सन। और उसी से जो मलाह लोग होते हैं, देखते ज्यादा करके मलाह लोग जो ये काम को करते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो उससे बना देते हैं यहाँ पर धागा बना देते हैं, सुतरी बना देते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, खाट उट बीनते हैं। तो ये रेशे आए ना, रेशे काम आए। उसी तरह से इसका पतला पतला जो है रेशा भी बनाया जाता है, धागे भी बनाए जाते हैं, जिससे कपड़े तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से जो हमें रेशे आए, धागे आए, तो वो पादप से प्राप्त हुए। तो पादप से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पादप रेशा के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पादप रेशा का उदाहरण है, पादप रेशा का उदाहरण है पादप, कपास, पटसन, जूट या सभी। तो ये देखिए कपास भी पादप पौधे से प्राप्त किया जाता है। एक पौधा है कपास का पौधा जिसको आप देखे होंगे, ये पौधे से प्राप्त होता है। पटसन जिसको जूट कहेंगे ये भी पौधा से ही प्राप्त होता है, और जूट ये भी पौधा से, यानी सभी ये सभी पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे जो धागे हैं, कपास हैं, पटसन है, जूट हैं, ये सभी किससे प्राप्त होने वाले हैं, तो ये सभी पादप, पादप मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले। तो कभी आपसे पूछ देगा कि इसमें कौन पादप रेशा का उदाहरण, तो दिमाग में रखिएगा कि पेड़ पौधा से कौन कौन रेशा होता है। और आप जिस क्षेत्र में है आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि पादप रेशा कौन कौन होता है, पेड़ पौधा से कौन कौन चीज मिलता है, क्योंकि सब कोई देहात सेक्टर से बिलोंग करते हैं, है ना। तो सभी शिक्षक बंधु इसको अच्छा से बता सकते हैं, लेकिन एकदम कंफर्म हो जाइए कि कैसे कैसे इसको बोलना है, क्योंकि सभी प्रश्न इसमें जो है आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जो रेशा जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं, जो रेशा आप जंतु से प्राप्त होते हैं। देखिए पेड़ पौधा से प्राप्त हुआ तो आप क्या कह लिए बताइए, पेड़ पौधा को हम लोग पादप कहते हैं, इसलिए पेड़ पौधा से प्राप्त हुआ तो उसको हम लोग कह दिए पादप रेशा। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो रेशा जंतु से प्राप्त होगा, जंतु से, तो उसको क्या कहेंगे, जंतुओं से भी रेशा या धागा बनता है ना, कि ना बनता है, सब कोई जानते हैं बनता है, तो उसको लोग जानते हो रेशा कहते हैं। ठीक है, अगर सब कोई नहीं जानते हैं तो सब कोई एक चीज तो जरूर जानते हैं, सबसे ज्यादा जो हम लोग जानते हैं अपने एरिया में, जो हम लोग झारखंड में, वो जानते हैं कि भेड़िया के, भेड़िया 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 ना, भेड़ी ना, भेड़ी के बाल से ऊन बनते, तो सभी को लगभग देखे भेड़ी के बाल से ऊन, बहुत लोग जो है घरों में चरखा से अथी कर देता है, ऊन बना देता है, भेड़ी के बाल से काट काट के बनाता है ना, बहुत लोग बनाते हैं। तो जो रेशा जंतु से, तो भेड़ी कौन चीज में आएगा बताइए, जंतुए में ना आएगा, तो जंतु में आएगा तो देखिए जानतो रेशा कहिएगा, क्या कहिएगा, जानतो रेशा। तो जो रेशा जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जानतो रेशा कहते हैं। देखिए जब हम क्लास ले रहे होते हैं ना तो आपको सारा चीज डीपली बताएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट होता है ना वो कम समय में आपको मारना है, आप कितना याद किए हैं, जो रात्रि शाम के चल रहा है 7:30 बजे से डेली जुड़ करके, तो उसमें जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, स्पीड में मारना है, क्योंकि कितना आप याद कर रहे हैं, कितना सही जा रहा है, उसी को यहाँ पर देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए ऊन प्राप्त किया जाता है, ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है, ऊन देखें ना, ऊन अभी ठंडा के दिन है और ठंडा में तो सब कोई ऊन के चीज, यहाँ पर कंबल ओढ़े हुए हैं, तो कोई शॉल ओढ़े हुए हैं, तो कोई स्वेटर ओढ़े हुए, सब ऊन के रहता है। तो ऊन वाला के ऊन ना, ऊन प्राप्त किया जाता है, तो ऊन केकरा से प्राप्त होता है बताइए ना, जंतुए से ना होता है। तो कौन कौन जंतु ऊन देते हैं, तो भेड़, तो ये तो एकदम फिक्स चीज है, भेड़ देखते होंगे, भेड़ आप लोग जो यहाँ क्या करते हैं, तो भेड़ का ज्यादा उपयोग जो देखिएगा तो खेतों में उर्वरा बनाने के लिए, जब पाल जी लोग ज्यादा करके उसको कहते हैं भेड़ का काम करते हैं, तो वे क्या करते हैं यहाँ पर, तो भेड़ को लेके चलते रहते हैं और कहीं कहीं पर रात्रि में बैठाते हैं, पैसा भी लेते हैं, जिससे जो भेड़ यहाँ अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं वो क्या होता है, तो मिट्टी के लिए बहुत ही उर्वरा शक्ति होता है, बहुत ही उर्वरा होता है। तो जहाँ की मिट्टी अनउपजाऊ होती है ना, वहाँ पर भेड़ अगर 4-5 दिन बैठा दीजिएगा तो मिट्टी वहाँ के क्या होता है, उपजाऊ बन जाता है, इसलिए भेड़ को बैठाया भी जाता है जमीनों पर ना, तो भेड़ से ऊन मिलता है। खरगोश देखिएगा, खरगोश के भी बाल देखिए, अब छोटका खरगोश ईल ना कहिएगा, बड़ा बड़ा खरगोश ऐसा ऐसा है जरा जो है कि आप यहाँ पर ऊन निकलता है उससे, उसके भी बाल काटे जाते हैं, सजाए जाते हैं
और उसके भी ऊन से जो है यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। याक, देखिए याक तो क्या है, ठंडा वाला जगह पर रहने वाला जंतु है और एकर तो बाल इतना होता है, देखिएगा पूरा कंबल तरी ढकल रहता है, ठीक है। याक ध्रुवीय जंतु ये कंबल तरी ढकल रहता है, एकर बाल काटिए तो बड्डी बाल निकलता है और एकर ऊन भी जो होता है बड़ा महंगा होता है और बड़ा गर्म रखता है, समझ गए। तो एकर मने क्या हो गया, भेड़ों से हमें मिल रहा है, खरगोशे से ऊन मिल रहा है, याकों से मिल रहा है, यानी एकर आंसर चल जाएगा सभी में, केकर में चल जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके रेशा का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित रेशा, संश्लेषित रेशा, बी, सी और डी तीनों। देखिए अब अभी जो हम बात कर रहे थे, कौन सा बात कर रहे थे, देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर पेड़ पौधों से आया था पादप रेशा, जीव जंतु से आया था जांतव रेशा, और ये दोनों से आया था प्राकृतिक रेशा। इतना ही पढ़े ना। अब यहाँ पर है मानव बनाया जी, आदमी लोग बनाया है, हम लोग बना रहे हैं रसायन का प्रयोग करके, तो वो क्या हो गया बताइए, वो हो गया यहाँ पर ओकरे ना कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, कृत्रिम रेशा कहेंगे, क्योंकि प्रकृति की तरफ से नहीं हुआ, मानव निर्मित, माने मानव जो बनाता है वो कौन सा चीज होता है, तो कृत्रिम चीज होता है, तो कृत्रिम रेशा कहेंगे। या मानव के द्वारा निर्मित हुआ तो उसको मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं, या कृत्रिम रेशा को ही हम लोग संश्लेषित रेशा कहते हैं। यानी इसमें आंसर कौन हो रहा है, बी, सी और डी तीनों होगा, बी, सी और डी तीनों होगा। तो यहाँ पर जो मानव द्वारा निर्मित रेशा होता है उसको हम लोग कृत्रिम रेशा के नाम से जानते हैं। जो मानव द्वारा प्रदत्त है, मानव अपने विधि से रसायन का प्रयोग करके रेशे बनाए हैं और उस पर जो यहाँ पर वस्त्र बना है तो वो कृत्रिम रेशा के अनुसार बना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, वैसे रेशे जो प्राकृतिक तथा संश्लेषित दोनों रेशा को मिलाकर बनाया गया है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए कभी कभी आप जाते होंगे ना, तो एक बार याद रखिएगा, कोई कहता है कि एकदम सूती वस्त्र दीजिए, एकदम क्या कहता है, सूती वस्त्र दीजिए, और एक आदमी कहता है क्या कहता है, टेरी कॉटन दीजिए, कहता है ना। दो गो चीज आप सुने होंगे। तो देखिए टेरी कॉटन का मतलब यहाँ पर मिक्स है, टेरी कॉटन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मिक्स होता है, और ये ज्यादा दिन चलता भी है। और सूती का मतलब कि ये एकदम पादप रेशा है, क्या है, ये पादप वाला से बना है, इसलिए क्या होता है, ये ज्यादा दिन चलता नहीं है। और ये जो है आपका यहाँ पर क्या होता है, देखने में तो बहुत ही सॉफ्ट अच्छा होता है, लेकिन ये चलता नहीं। लेकिन ये मिश्रित हो गया, ये कौन हो गया, मिश्रित, यानी मानव क्या हो गया, प्राकृतिक भी रेशा इसमें कुछ मिला हुआ है और कुछ मानव द्वारा संश्लेषित भी किया गया है। तो दोनों प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों बना है ना। तो वैसे रेशे जो प्राकृतिक संश्लेषित दोनों रेशों से मिलकर बना है उन्हें क्या कहा जाता है, तो एकरा कहेंगे मिश्रित रेशा। क्या कहेंगे बताइए, मिश्रित रेशा, जिसमें प्राकृतिक वाला चीज भी है और मानव निर्मित वाला केमिकल भी है, जेकरा टेरिकोट के वस्त्र कहते हैं, तो एकरा कहेंगे मिश्रित रेशा है। मिश्रित माने का चीज, प्राकृतिक वाला भी मिला जी, और क्या मिला, मानव निर्मित वाला भी मिला, दोनों जब मिलेगा तो ओकरा कह लेंगे मिश्रित रेशा। तो वैसे रेशे जो प्राकृतिक तथा संश्लेषित, संश्लेषित मतलब क्या जी, मानव निर्मित रेशा से मिलाकर किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं मिश्रित रेशा, उन्हें क्या कहते हैं, मिश्रित रेशा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अभी इनमें संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है, इनमें संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है, संश्लेषित रेशा, ठीक है। नाइलॉन कहते हैं, पॉलिस्टर कहते हैं, टेरिलिन कहते हैं, सभी देखिए ये सभी। पॉलिस्टर कहते हैं ना कि पॉलिस्टर का ही कपड़ा है, मतलब क्या है, उसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों मिला है। नायलून कहते हैं तो इसमें भी प्राकृतिक कृत्रिम दोनों मिला है। टेरिलिन कहते हैं इसमें प्राकृतिक, ये क्या है, तो ये संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए ये संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित नायलॉन, प्लास्टर, टेरिलिन, तो ये क्या है, रसायन के प्रयोग से बना है। किसके प्रयोग से बना है, रसायन के प्रयोग से बना है। तो जो रसायन के प्रयोग से बना हुआ होता है तो इसमें देखिए ज्यादा करके जो है आपको प्राकृतिक रेशा नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है इसमें संश्लेषित रेशा में, ठीक है। तो रसायन के प्रयोग से बना है तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित रेशा, मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, कपास के पौधे किस प्रकार के मिट्टी में सर्वाधिक उपज होते हैं, कपास के पौधे किस प्रकार के मिट्टी में सर्वाधिक उपज होते हैं। और ये प्रश्न आपको हम बता दे रहे हैं 5001 बार अब तक इतने बार पूछा गया है कपास वाला ना, कि माथा पकड़ लीजिएगा, समझ गए। तो माथा पकड़े जरूरी ना है, बल्कि इसको देख लीजिएगा, कपास वाला, कपास से एगो अइबे करता है, समझ गए। तो कपास के पौधे में किस प्रकार के मिट्टी में सर्वाधिक उपज होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। देखिए क से कपास, क से
कपास, और यह क से काली मिट्टी याद रखिएगा, ठीक है। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और एक चीज और याद रखिएगा, यह काली मिट्टी के दूसरों नाम कहीं कहीं पूछ देता है, बहुत बार पूछा है। तो काली मिट्टी के दूसरा नाम है, देखिए रेगुर मिट्टी। बहुत बार पूछता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होगा बताइए, तो रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, समझ गए। तो ये काली मिट्टी जो है ना पीछा नहीं छोड़ता है, इसलिए आप लोग भी पीछा मत छोड़िएगा इसका। तो काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को दूसरा नाम जो है यहाँ पर रेगुर मिट्टी भी कहा गया है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है इस प्रश्न को। झारखंड के किस जिले में कपास की खेती की जाती है? ठीक है, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, आपको झारखंड भी पढ़ना ही है क्योंकि आपके सब किताब में झारखंड दिए हुए हैं। तो उसी में देखिए आपको हम पढ़ाएंगे झारखंड की मिट्टी। एक ट्रिक आपको हम देंगे, झारखंड की मिट्टी अभी दिए नहीं है, आपको हम दे देंगे झारखंड की मिट्टी। जब ये चीज़ आपको देंगे ना झारखंड की मिट्टी, तो आप समझिए कि यहाँ से जो है झारखंड की मिट्टी को देख लीजिएगा, तो आपको 101% बता दे रहे हैं। उसके बाद जो है आपको दिखते नहीं होगा, ठीक ना। तो झारखंड की मिट्टी का जो है वीडियो वो हम आपको अलग से शेयर कर देंगे, आप लोग सभी को देख लीजिएगा कि कहाँ पर है, किस जिला में कौन सी मिट्टी की प्रधानता है। तो देखिए काली मिट्टी जो है ना वो है आपका साहेबगंज में, ठीक है। कहाँ है? साहेबगंज में, इसलिए साहेबगंज इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, तो देखिए अब तो ये पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या कोई नहीं। तो देखिए पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वहाँ पर देखिए हुमस मिट्टी होने के कारण जो है ये सबसे ज़्यादा जो है आपका पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पटसन या जूट जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपका जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है 1001 से कम बार नहीं आया है कि जूट सबसे अधिक पूछता है और पटसन इसी का नाम है, ठीक है। तो पटसन पूछ दे या जूट पूछ दे, कहाँ सबसे अधिक होगा? तो पश्चिम बंगाल में चल जाना है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में चल जाना है। अगला, प्राकृतिक रेशा कौन कौन है? अब आपको बताना है कि इसमें प्राकृतिक रेशा कौन कौन है। तो प्राकृतिक रेशा में कौन कौन होगा? तो पादप वाला रेशा, देखिए पादप से और कौन से? जंतु से जो मिला है। तो पादप और जंतु से जो मिला है वही प्राकृतिक रेशा होगा। तो अब इस पर क्लियर कीजिएगा, रुई किससे मिला है? तो रुई जंतु से मिलता है, ठीक है। जूट किससे मिला है? तो जूट पादप से मिला है, ठीक है। रेशम किससे मिला है? तो रेशम का कीड़ा होता है, कीट होता है ना, माने उस तो जंतुए न हो गया, तो जंतु से मिला है। ऊन केकरा से मिला है? तो ऊन तो भेड़िया या के सबसे मिला है, माने वो भी जंतु है, तो जंतु से मिला है। तो देखिए पादप और जंतु से जो रेशा मिला है ओकरा हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक रेशा कहते हैं, ये ना कहते हैं। तो इसमें प्राकृतिक रेशा कौन कौन है पूछा है? तो रुइयो है, जूटो है, रेशमो है, ऊनो है, यानी एक आंसर किस में जाएगा? सभी में जाएगा। एकदम क्लियर देखिए, इसे पढ़िएगा ना तो आपको बता दे रहे हैं जो भी परीक्षा आएगा एकदम 101% रिजल्ट आप लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है। 101% आ रहे हैं, खाली डेली देखते रहिएगा। जो नया होंगे ना, देखिए नोट्स PDF सारा चीज परचेज करके पढ़ लीजिएगा, पैसा का मुंह मत देखिएगा, ठीक है। न तो पैसा का मुंह देखिएगा तो आगे भविष्य में दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जरूर जुड़ जाइएगा और बात कर लीजिएगा फोन नंबर से। देखिए मिश्रित रेशा का उदाहरण है, मिश्रित रेशा, ठीक है। मिश्रित रेशा मतलब अभी बताए थे आपको कि प्राकृतिक प्रदत्त भी होगा और उसमें कृत्रिम भी होगा, मानव निर्मित भी होगा, दोनों मिलके बना होगा, ठीक है। तो पटसन या जूट, तो ये तो देखिए एकदम प्योर अलगे रहे वाला चीज है, और ये कहाँ से होता है? पादप से होता है, इसमें कोई मिक्सेशन नहीं होता है पटसन या जूट में, ठीक है। ये एकदम सॉलिड जो है प्राकृतिक प्रदत्त है, इसको आदमी नहीं बनाता है, ठीक ना। अब देखिएगा जूट, जूट भी तो जो है वही है, लेकिन लाइका और लिलेन ये जो है यहाँ पर क्या है? मानव निर्मित है। क्या है ये मिश्रित है। क्या है ये? मिश्रित है, दोनों प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों से मिलकर बना है। तो लाइका और लिलेन जो है ये दोनों किस में चल जाएगा? मिश्रित में चल जाएगा, यानी इसका राइट आंसर सी और डी दोनों होगा ए ना। ऊन एवं रेशम प्राप्त किए जाते हैं, बताइए ऊन एवं रेशम प्राप्त किए जाते हैं, एकदम दिमाग में बैठाइएगा, एकदम देखिए एकदम क्लियर रखेगा माइंड। ऊन एवं रेशम, ठीक है, ध्यान में दीजिए। ऊन केकरा से आप लोग लाए हैं जी? अभी ये देखिए, तो ऊन आपके लिए था यहाँ पर भेड़ी था ना, भेड़ी से याक से लाए थे ना। तो ये भेड़ी और ये क्या चीज है? तो ये जानतो है, ये जानतो रेशा हुए, ठीक है। अब देखिएगा, अब रेशम,
रेशम भी एगो होता है, रेशम के कीट कोकून, रेशम के कीट जो पेड़ों पर होता है, तो कीट कहाँ में जाएगा, पादप में जाएगा ना, ये जंतु में जाएगा। ये भी किस में जाएगा, जंतु में। यानी रेशम जो है रेशम के कीट होते हैं और इस कीट को हम लोग जंतु में गिनते हैं, तो ये जंतु ही होगा। तो ऊन एवं रेशम प्राप्त किए जाते हैं पादप रेशा, पादप है ये सब कि जंतु है, पादप रेशा, तो ये गलती हो गया। जानतो रेशा, तो ये एकदम सही हो गया, क्योंकि ऊन भी हमको रेशम के कीट से मिलता है जो जंतु में आता है। सॉरी, ऊन जो है हमें यहाँ पर जंतु से, भेड़ से मिलता है, याक से मिलता है, तो ये जंतु में चले गए, तो ये जंतु रेशा हो गया। लेकिन रेशम भी जो है हमें मिलता है रेशम के कीट से, और ये कीट जो है जीवाणु, जंतु में गिनते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें जीव है, तो ये जानतो रेशा में हो गया। मिश्रित रेशा तो यहाँ होने की बातें नहीं है, ऊन और रेशम, इसलिए कोई नहीं इसमें। तो सबसे अच्छा आंसर क्या हो गया, ऊन और रेशम जो है प्राप्त किससे किए जाते हैं, जानतो रेशा से। तो हम याद रखिएगा, जंतुओं से जो रेशा हमको मिलेगा वो जानतो रेशा होंगे। देखिए बहुत बार प्रश्न को ऐसा घुमा फिरा के दिया जाता है कि आप रटिएगा नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझे ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं, इसको अच्छी तरह से देख लेना। अगर आप एक बार देख लेते हैं और ढंग से इसको इसी तरह से समझ लेते हैं, तो आपका 100% स्कोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रुई एवं जूट प्राप्त किए जाते हैं। रुई एवं जूट एकदम दिमाग में रखिए। रुई जो होता है वो क्या होता है, रुई कपास का होता है, और कपास का क्या होता है बताइए, पौधा होता है। क्या होता है, पौधा होता है। और हम लोग देहात में रहते हैं तो हम लोग तो सबे देखे हैं, न देखे हैं। और जूट के लिए देखिए, जो सनकोई कहते हैं ना, सनकोई, सन, एकदम सन, ओकरे जो है एक भाग है जो हम लोग लगरजून कहते हैं, देहात में अपन में लगरजून कहते हैं। उसी को जब पानी में सड़ाते गलाते हैं तो गल जाता है, और ओकर डंठल अलग निकल जाता है, और ओकर ऊपर के परत निकल जाता है। उसी को सब यहाँ पर तकनीक दे करके चरखा से, इस सब से क्या बना लेते हैं, तो धागा बना लेते हैं ना। तो रुई एवं जूट, तो रुई भी केकरा से, रुई जो है आपको यहाँ पर पादप से, ठीक है, और जूट भी किससे, पादप माने पौधा से निकाला गया है। तो ये किस प्रकार का रेशा होगा, पादप रेशा, जानतो रेशा, मिश्रित रेशा, या कोई नहीं। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि पादप से जो मिलेगा, पेड़ पौधा से जो मिलेगा, ओकरा हम लोग क्या कह लेंगे, पादप रेशा कह लेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है पादप रेशा हो जाएगा। ठीक, अगला है, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए ये प्रश्न आपको जो है ना 1001 बार आया हुआ बुढ़ापा। ठीक है, तो बुढ़ापा देखिए सिर्फ अनुभव की चीज़ है, आप किसी को नहीं बता सकते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। ठीक है, तो वैसी चीज़ें जिसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, यानी जिसमें अवस्था के बारे में बताया गया हो, जितनी भी अवस्थाएं हो, अगर अवस्था के बारे में किसी में बताया गया है, तो अवस्था को भी यहाँ पर जो है हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। चाहे कोई भी अवस्था हो, उसको भी भाववाचक में आप लोग रखेंगे। सभी को बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो मिठास क्या होता है, जब आप रसगुल्ला खाते हैं तो आपको कितना मीठा लगा, वो सिर्फ अपने अंदर से आप जानते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, बता नहीं सकते। तो जो चीज़ें अनुभव कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, यानी ये भी जो है आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, बाल्यावस्था किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सभी किस पे जाएगी, भाववाचक संज्ञा। याद रख लेगा, जितनी भी अवस्था हो, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बुढ़ापा, जवानी, नौजवानी, जवान, ये सब सभी जो है आपको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा, जिसमें अवस्था का दर्शाव हो रहा हो। ठीक है, अगला, सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए सुंदरता भी अनुभव की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है। किसी को इसके बारे में जो है नहीं बताया जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। सिर्फ आप देख के, कभी कभी आप बाजार या कहीं जाते होंगे तो सिर्फ देख करके ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं किसी महिला को ना, या कोई महिला भी पुरुष को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती है, लड़का लड़की को देख के। तो इसका मतलब क्या है, अब उसके अंदर कितना बड़ा इसके लिए सोच चल रहा है वो दिखा नहीं सकती है, क्या उसके प्रति सोच चल रहा है वो सिर्फ अनुभव कर सकती है। तो ये भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए अगला है, जवानी किस प्रकार की संज्ञा है। तो अभी आपने बताया था, ये भी 5001 बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सब टेट में, सब आकलन परीक्षा सब में आया हुआ। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, तो अवस्था वाली चीज़ें जो जुड़ी रहती है वो किस में जाती है, आपको भी हम बताया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा, जितनी भी अवस्था वाली चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर गुण, अवस्था या गुण भी, जैसे ईमानदारी, ईमानदारी एक गुण है ना, तो गुण वाली, अगर नाउन के अंतर्गत गुण किसी को दिया हुआ है, तो गुण वाली जितनी भी चीजें हैं ना, ये भी आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपका, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए पुस्तक किस प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। देखिए पुस्तक से पूरी पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, पुस्तक से पूरी पुस्तक जाति का बोध रहा है ना, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर पुस्तक का नाम दे देता है, रामायण, महाभारत, तो ये सभी व्यक्तिवाचक में चला जाता है। तो पुस्तक यदि कहता है पुस्तक से पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक में है। लेकिन अगर पुस्तक का नाम रहे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में
चला जाएगा। इसी तरह से देखिए संज्ञा को भी हम लोग यहाँ पर पकड़ लेते हैं, ठीक है। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है, तो मित्रता व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक। तो फ्रेंडशिप जो है वो भी दिल से अनुभव करने वाली चीज़ है ना, कि आप दिल में अनुभव करते हैं कि हम मित्र मेरा कितना अच्छा है, खराब है, बुरा है, किसी को हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं केवल, वो सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चली जाती है। पावर 0 + 5 का पावर 0 + 7 का पावर 0 का मान बतावें। देखिए ये छत्तीसगढ़ आकलन का आया हुआ प्रश्न है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जानते होंगे और सभी लोग इसका सही आंसर दे दिए होंगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 1, 2, 3 या 4, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी को बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, x का पावर 0, x का पावर क्या हो 0, तो उसका मान जो है हमेशा 1 होता है। यानी किसी भी चर अचर राशि का मान का पावर 0 हो, किसी भी चर हो या अचर राशि हो, उसका पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए आपके पास है क्या, तो आपको दिया हुआ यहाँ 2 का पावर 0 + 5 का पावर 0 + 7 का पावर 0 और इसका मान बतलाना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे आप तो 2 का पावर 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। 5 का पावर 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। और 7 का पावर 0 का मान कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अब 1, 1, 2 और 1, 3, यानी इसका राइट आंसर 3 होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 3 होगा, यही इसका आंसर होगा, यानी सी हो गया, ठीक है। देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, आपको यहाँ पर अभी जो है मेगा ऑफर चलाया जा रहा है। आप लोग सारे चीज़ों के लिए, सारे प्रश्नों के लिए 500 के वजह अभी 351 रुपये में आपको जोड़ा जा रहा है। तो आप लोग जितना जल्द जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा। यहाँ पर सारे चीज़ों का नोट्स और पीडीएफ आपको मिल रहा है और आप परचेज करके यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों को यदि पढ़ लेते हैं ना, तो आपको विश्वास हम दिलाते हैं 101% गारंटी कि आप जो है यहाँ पर सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा और यहाँ पर 101% पास होने का पूरा आपको गारंटी मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए जो नोट्स हमारे लिए परचेज करते हैं उनको नोट्स बना के हम यहाँ पर पीडीएफ आपको दे देते हैं, हमेशा देते हैं। तो उनके लिए देखिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? x का पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए 2 का पावर 0 तो 1 होगा, 5 का पावर 0 तो भी 1 होगा और 7 का पावर 0 तो 1 होगा। इसलिए 2 का पावर 0, 5 का पावर 0, 7 का पावर 0 क्या होगा? 1 + 1 + 1, यानी 1, 1, 2 और 1, 3। यही हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। यही हो गया इसका राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या आया था। अगला प्रश्न है, 3 बल्ब का मूल्य 180 रुपये है तो 7 बल्ब का मूल्य ज्ञात कीजिए। वाह क्या प्रश्न है, देखिए आया हुआ। ये कहाँ का है? तो ये बिहार का पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? बिहार में आया था। 3 बल्ब का मूल्य रुपये 180 है तो 7 बल्ब का मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए क्या आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर बहुत जल्दी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यदि आपको आता है तो फटाफट बनाइएगा, क्योंकि समय बहुत कम आपको परीक्षा में दिया जाएगा। तो 3 बल्ब का मूल्य 180, तो एक बल्ब का कितना? तो 180/3 हो गया ना, यानी 60 रुपया। तो 7 बल्ब का कितना? तो 60 × 7 हो गया। 60 × 7, एगो का 60 रुपया, तो 7 गो का कितना? तो 60 × 7, 6 × 42, 420 रुपया। कितना हो गया? 420 रुपया, ठीक है। ये 420 रुपया किस में आया है? बी में आया है, तो राइट आंसर बी होगा। क्या आपका भी आंसर इस तरह से सही आ रहा है? तो आप समझिए कि आपको संकेत मिल रहा है कि आकलन परीक्षा आप पास कर रहे हैं और यहाँ पर जो है आपका 2000 रुपये बढ़ रहे हैं और आप सरकारी भी एक दिन होने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा सभी कोई जो अब तक नहीं जुड़े हैं। 3 बल्ब के मूल्य 180 रुपये, एक बल्ब का मूल्य 180/3, इसलिए 7 बल्ब का मूल्य हो गया 60 × 7, 420। देखिए नोट्स एकदम परचेज कीजिए सब कोई। देखिए इसीलिए आपको मेगा ऑफर भी हमने चला दिया है, इसीलिए मेगा ऑफर भी चला दिया है। तो आप सभी मेगा ऑफर प्लान को जरूर जल्द से जल्द परचेज कर ले, क्योंकि आपका जो है बहुत बड़ा नहीं तो नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग सभी कोई पास कर जाएं, सभी कोई अच्छे मार्क्स लाएं, यही हमारा यूट्यूब का मकसद है। 20 आदमी एक कुआं को 80 दिन में खोद सकता है तो 40 आदमी मिलकर उसी कुएं को कितने दिन में खोद सकते हैं? 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन, ठीक है। देखिए आदमीन और दिन पर जो आधारित प्रश्न होता है ना, आदमीन और
दिन पर आधारित प्रश्न जब भी आए कहीं भी, तो आपको इसको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, इस पे बनाइएगा ना तो आप 100% जो है एक को सेकंड न लगेगा ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे 20 आदमी एक कुआं को 80 दिन में खोद सकता है, एक पूर्ण विराम पड़ गया ना। तो ये पहला काम है, ये पहले आदमी द्वारा किया गया काम है, ठीक है। तो यानी यहाँ से दूसरा चालू होता है, तो ये दूसरे आदमी द्वारा काम करने का है, ठीक है। तो देखिए पहले आदमी द्वारा जो काम किया जाता है उसको कहते हैं M1। तो पहला प्रश्न में कितना आदमी है, 20 आदमी, तो M1 हो गया देखिए 20, ठीक है। और कुआं को 80 दिन में खोद सकता है, यानी दिन कितना ले रहा है, तो इसको D1 कहिएगा। D1 कितना हो जाएगा 80, D1 कितना हो जाएगा 80, पहला आदमी का हो गया। अब इसी तरह से दूसरा आदमी का जब आप देखेंगे तो दूसरा किस प्रश्न में क्या है, 40 आदमी है, यानी M2 देखिए आपका हो जाएगा 40, M2 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और D2 क्या होगा, यानी कितने दिन में खोद सकता है, आपसे पूछा है D2 इक्वल टू व्हाट ना। एक फार्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, क्या याद रखिएगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, क्या होता है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2 ना। M1 कितना है 20 है, तब 20 गुने D1 कितने दिन में 80 दिन में, तो 80 बराबर M2 कितना है 40 आदमी है, तो 40 और कितने दिन में खोद सकते हैं, यानी D2 निकालना है, तो D2 हम यहाँ पर लिख दिए ना। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग सभी को, अब इसी को हल कर दीजिए आप, ठीक है। तो देखिए यदि गुना बराबरी में दोनों तरफ रहे तो कटता है, क्या होता है, अपने आप ऊपर ही काट लीजिए, ज्यादा लकीर का फकीर नहीं, देखिए तब 20 दूनी ये कट गया कितना 40, और 2 से ये 80 कट जाएगा कितना बार में 40 बार में कट गया ना। तो आपको इधर देखिए बच गया D2 और इधर देखिए बच गया 40, यानी कितने दिन में वो काम कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है ना। तो आपको 40 दिन किस में दिया है, बी में दिया है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आदमी और दिन पर संबंधित प्रश्न है, तो आप इसी तरह से बनाइएगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, एक फार्मूला होता है। ये पहला जो प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है, तो ये पहला आदमी M1 और ये पहला आदमी के लिए दिन D1, यानी इसको कहते हैं M1, इसको कहते हैं D1। दूसरा पर जो पड़ेगा देखिए आदमी लिखा हुआ है इसलिए M2 इसको मानिएगा, और कितने दिन निकालना है इसलिए D2 कहिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए जो हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं देखिए उनके लिए ट्रिक यहाँ पर हम बना दिए हैं और आपको PDF भेज दिया गया है, ठीक है। M1 D1 इक्वल टू M2 D2, तो M1 हमने बता दिया कि पहला जो समीकरण हुआ उसमें आदमी पहले M1 और दिन को D1 कहेंगे और दूसरे के लिए M2 और D2 कहेंगे और सोल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। वेरी गुड, चलिए बन गया आप लोगों का। आइए अगला, 50 बच्चों के समूह में 30 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत बार आया है, बहुत बार, छत्तीसगढ़ में पूछ दिया, बहुत बार ये प्रश्न आया है। जितने बार कहेंगे ना आपको उतने ही कम पड़ेगा, और बनाना भी इतना आसान है जिसका कोई सीमा नहीं है। बस एक बार देखिएगा, गणित को जो कहते हैं ना कि बहुत कमजोर है, वो भी अब इससे जुड़ेंगे और सटेंगे, सट जाइए एकदम। अगर पास करना है तो सटिए, हटिएगा तो आपको फेल कराएगा। देखिए 50 बच्चों के समूह, बच्चों का समूह कहने का मतलब कुल बच्चा 50 है विद्यालय में, ठीक है, कुल बच्चा है, जिसमें 30 गो लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। कुछ नहीं कीजिएगा, देखिए ज़्यादा समय नहीं लेना है। क्या होगा 30%, 40%, 50%, 60, कॉपी और पेन लेके बैठिए और जरूर प्रैक्टिस सेट में जुड़िए, ठीक है। तो 50 बच्चों के समूह में 30 लड़कियां हैं, तो अब बताइए 50 बच्चा था उसमें 30 लड़कियां हैं, तो लड़का कितना हो गया बताइए। तो 50 में से 30 को लड़की के घटा देंगे तो 20 गो लड़का है, यानी 50 में कै गो लड़का हुआ 20 गो, तो एक में कितना हो जाएगा, तब 20/50 ना हो जाएगा। अब 100 में कितना होगा, तो 100 में कितना जितना होगा वही जो होगा यहाँ कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, होगा कि ना होगा। तो एक में जो है 20/50, तो 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20/50 और गुने हो जाएगा, देखिए 100 हो जाएगा ना। तब 50 दूनी की 100 और 20 दूनी की 40, यानी 40%। 100 में जो निकालते हैं वही ना प्रतिशत होता है, तो 100 में हम निकाल दिए कि ना, एक में था 20/50, तो 100 में कितना हो गया, वही तो हम किए ना, कितना किए 20/50 और गुने कर दिए 100, 50 दूनी की 100 और 20 दुए 40, 40% हुआ ना। किस में है, बी में है, यही इसका राइट आंसर है। बस इसी तरह से देखिए बनाना है और एकदम तुरंत भर में बनाना है, ज़्यादा लेट नहीं लेंगे क्योंकि समय नहीं है। यहाँ पर नोट्स के लिए
50 बच्चा में 20 लड़का, तो 1 में 20/50, तो 100 में 20/50 गुने 100 40%। बनाया मिल रहा है, एकदम बनाया मिल रहा है। और आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी जुड़ सकते हैं, तो एकदम जल्दी कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा, आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला है 40 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। अरे भैया बता देते हैं, इतना बढ़िया ट्रिक कर दिए हैं ना, एक ना नोट्स, कि आप लोग नोट्स जो नहीं खरीदे वह रोमन संख्या भुलाइएगा, जो खरीद लिए हैं वो जिंदगी में ना भुलाइएगा। का दिए हैं से सुन लीजिए। अरे 4 गो एक सल, 4 गो 4 है, 4 गो एक सल, अब 3 गो सीडीएम साबुन लेते आना भाई। पत्नी बोलती है कि जाइए 4 गो एक सल और 3 गो सीडीएम साबुन लेके आइए। सुने हैं ना? तो ई हो गया 1, ई होता है 5, ई होता है 10, ई होता है 50, ई होता है 100 और ई होता है 500। देखिए कैसे बन रहा नियम। 1 गुने 5, 5 गुने 2, 10 गुने 5, 50 गुने 2, यानी एक बार 5 से गुना, एक बार 2 से गुना करके बनाएगा। नोट्स वह खरीद लीजिए ना, तबे देखिए आपको इतना बढ़िया हो जाएगा ना, तो ना कहिएगा। समझ गए? तो 40 के रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? तो देखिए ई वाला संख्या, अब ध्यान दीजिएगा, ई वाला संख्या 3 बार लिख सकते हैं, ई वाला 1 बार लिखाता है, ई वाला संख्या 3 बार लिख सकते हैं, ई वाला 1 बार लिखाता है, ई वाला संख्या 3 बार लिख सकते हैं, ई वाला 1 बार लिखाता है ना। अल्टरनेट चलता है, शुरू वाला 3 बार, फिर ओकर बीच वाला 1 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार। सब नोट्स में बनावल है, तुम देख लीजिएगा। ठीक है, और ये एक्स जो है हार्डली हम 3 बार ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब सारा नियम है। अब देखिए, तो यहाँ पर 50 के लिए आपको क्या आता है बताइए? 50 के लिए एल होता है ना। अगर हम एक्स 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 लिखते हैं, नियम कहता है कि ये जो एक्स है वो हार्डली आप 3 बार लिख सकते हैं, 4 बार नहीं लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो 4 बार हम नहीं लिख सकते, तो 40 होगा नहीं। तो क्या करेंगे? 50 लेंगे पहले और उसमें एगो 10 घटा देंगे, पीछे 10 लिख देंगे, ये हो गया 40। ठीक है, पीछे अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, इसका बड़ी संख्या के पीछे कोई छोटी संख्या लिखा हुआ है, इसका मतलब घटाना है। और बड़ी संख्या के आगे कोई संख्या लिखा हुआ है, इसका मतलब बड़ी संख्या में जोड़ना है। तो एल 50 होता है और एक्स 10 होता है। 50 में से 10 गया, बचा 40, यानी एक्सेल होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगर इसको आप डिटेल्स देखना चाहते हो रोमन संख्या में ट्रिक के साथ, तो बस अभी नोट्स परचेज कर लीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स पीडीएफ वीडियो मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 99 का परवर्ती संख्या बताएं। 99 का परवर्ती संख्या बताएं, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो 99 का परवर्ती संख्या क्या होगा? 101, 98, 100 या 100, कोई नहीं, कौन सा होगा? ठीक है, ये देखिए, ये आपका बिहार में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? बिहार में पूछा गया था। ठीक है, तो 99 का परवर्ती संख्या क्या होगा? देखिए, 2 संख्या होती है, एक को हम लोग कह लेते हैं पूर्ववर्ती। क्या कहते हैं? एक को पूर्ववर्ती और एक को कहते हैं, देखिए, परवर्ती। दिमाग में रखिएगा, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्व माने होता है पहले, यानी उसके पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके पहले वाली संख्या अगर हम लेंगे तो पूर्ववर्ती होगा, और उसके बाद वाली संख्या लेंगे तो संख्या परवर्ती होगा। देखिए, अब रही बात कि कभी कभी बहुत बड़ा से बड़ा अंक होता है, तो उसके पहले वाली संख्या नहीं पता चलता है, इसलिए पूर्ववर्ती जब कहे तो 1 घटाइए, अब परवर्ती जब कहे तो 1 जोड़िए। ठीक है, तो चलिए, आपसे पूछा क्या गया है? 99 का परवर्ती, तो परवर्ती में 1 जोड़ना है। क्या करना है? 1 जोड़ना है। तो 99 + 1, अब बताइए क्या होगा? 99 + 1 जब हम जोड़ते हैं तो हमको आता है 100। और 99 का परवर्ती मतलब 99 के बाद वाली संख्या क्या होगा? परवर्ती मतलब बाद, तो 99 के तुरंत बाद आता है, देखिए, 100। अगर ये पूर्ववर्ती पूछता है तो 99 का पूर्ववर्ती मतलब 99 के तुरंत पहले कौन संख्या होगी? 98। तो 99 का पूर्ववर्ती होगा 98 और 99 का परवर्ती होगा 100। हमसे पूछा है परवर्ती, इसलिए इसका आंसर होगा 100। तो चलिए देखिए, हम सारे स्टेट के प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं। डेली आप जुड़ करके सिर्फ तैयारी कीजिएगा। अब हम आपके लिए एक प्रश्न दे देते हैं। आप जब वीडियो देख रहे हैं ना, तो लास्ट में एक हमको जरूर बताइएगा। क्या बताइएगा? सो सुनिए। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि 89, 89, ठीक है, क्या है? 89 का रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? बहुत बार ये प्रश्न आया है। 89 को
रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, प्रश्न आपके लिए है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर मारिएगा दोस्तों, और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आकलन परीक्षा में मेरा मकसद है कि सभी शिक्षक पास करें, ठीक है। इसीलिए हमने मेगा ऑफर भी चला दिया। बहुत लोग 501 में कर रहे थे, समस्या आ रही है, आपको मैं 351 कर दिया हूं। तुरंत कॉल कीजिए और जुड़ जाइए, ठीक है। और सभी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे आपको सारे नोट्स यानी पाठ्यक्रम पर आधारित जैसा जैक घोषणा किया है वैसा प्रश्न आपके पास पहुंच सके। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।